तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फायान और जो हुंटी आंडी की फाइनल फाइट होने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर आप उनको देख लें। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि आसमान में ना बहुत सारी फ्लेम्स एक ही जगह जमा हो जाती है और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिगर को बना लेती है, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और उसकी पीठ पे एक हैवी जवान रूलर होता है और जमीन पे जितना भी खून पड़ा होता है सारा वेपोरेट होकर हवा में उड़ जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो सारे आसमान में देखने लग जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि एक काले कपड़ों में एक इंसान खड़ा हुआ है। जितने भी जो लोग होते हैं वो आसमान पे देख रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो क्वीन मेडूसा और उसका जो ग्रुप होता है वो भी जब आसमान पे देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। जैसे ही जो हुंटी आंडी है वो देखते हैं कि यहाँ पर एक वायन आगे जो दाऊदी लेवल पे चला गया, तो उसका जो मीटर होता है वो एकदम हाई हो जाता है, क्योंकि जो वो होता है उसने दाऊदी पे जाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की होती है, उसने कई सारे बंदों को मारा हुआ होता है। लेकिन आज उसके मुकाबले में एक और बंदा आ गया जो खुद ही एक दाऊदी लेवल पे है, जो उसको बराबर की टक्कर दे सकते हैं आकर। वाह होता है वो जैसे ही अपनी फ्लेम्स के अंदर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो छोटी विया होते हैं उसके जो फादर होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और कोने में गिरे पड़े होते हैं और जगह जगह से उनकी बॉडी के अंदर से खून निकल रहा होता है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। फिर फायर अपना एक हाथ हिलाता है और जितनी भी जो फायर की फ्लेम्स होती है ना वो छोटी फिया के फादर के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है और थोड़ी देर में जो फिया के फादर के जितने भी जख्म होते हैं वो सारे भर जाते हैं और उनकी जितनी भी जो दाव की जो निकली हुई होती है ना वो सारी रिकवर हो जाती है। और फिर फिया के फादर मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि अब सब कुछ तुम पे ही है और हम अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर फायन मुस्कुरा कर जवाब देता है कि आप इसकी फिक्र ना करें, अब आगे सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगा। जो हुंटी आंडी होते हैं उसके चेहरे पे अब भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कि फिर फायन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू भी इस टाइम दाऊदी पे आ जाएगा। फिर फायन कहता है अगर तू आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। हुंटी आंडी कहता है कि मुझे भी अपनी अब दाऊदी की पावर किसी पे चेक तो करनी होगी ना, इसलिए अब मैं तेरे पे वो दाऊदी पावर चेक करता हूँ। यह सुन के फायन कहता है मुझे भी एप्टोशिएशन कोड की इनहेरिटेंस चेक करनी होगी और मुझे पता है इस टाइम मेरे लेवल को कोई बंदा यहाँ पर है नहीं, तो मुझे भी तेरे पे ही चेक करनी पड़ेगी। जैसे ही हुंटी आंडी टूशिएशन कोड की इनहेरिटेंस के बारे में सुनता उसका दिमाग और खराब हो जाता है, क्योंकि उसको पता था जो इसने इनहेरिटेंस लिया वो कोई आम इनहेरिटेंस नहीं और इसकी पावर कई गुना ज्यादा होगी इससे शायद। और फिर हुंटी आंडी अपना एक हैंड वेव बनाता है जिससे ना बहुत सारे जो खून के बादल होते हैं ना वो फॉयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर फॉयान भी अपनी हाथ ऊपर उठाता है, जो जमीन होती है उसके अंदर से लावा फट के तेजी से बाहर आ जाता है और हुंटी आंडी के जितने भी खून के बादल होते हैं उनको खत्म कर डालता है। ये देखकर जो हुंटी आंटी होते हैं वो अच्छी तरह समझ जाता है कि जो फायर है ना इसने किसी से उधार पावर लेकर ना दाऊदी पे नहीं आया, ये इसकी अपनी असल पावर ही है दाऊदी की। जो ली क्लैथ का लीडर होता है वो फूनियर के फादर से पूछता है कि क्या आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। जो फूनियर का फादर होता है वो कहता है कि जो हुन क्लैथ था उसमें पहले भी कई दफा दाऊदी आ चुके हैं और उनके पास ना उनकी पुरानी दाऊदी लेवल्स की कोई चीजें भी होंगी और दाऊदी लेवल की बहुत सी टेक्निकें भी शायद पड़ी होंगी। कहते हैं माना कि फॉकलैंड में पहले भी कई सारे दाऊदी आ चुके हैं, मगर जो फॉकलैंड की जितनी भी हिस्ट्री है सारी मिट चुकी है अब तक। और कहते हैं लेकिन जो फायर है ना उसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास टूशिएशन गोड की इनहेरिटेंस है। तो जरूर वायन के पास भी बहुत सी टेक्निकें होंगी और जो वायन के जो फ्लेम पे कंट्रोल है इस टाइम बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए अभी डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। कहते हैं लेकिन जो भी जीते, लेकिन जो जीतने वाली पार्टी होगी वो दूसरी पार्टी को पूरी तरह तबाह कर डालेगी। फिर हुंटी आंटी हंसते हुए कहता है कि अगर आज मैं जीत गया ना ये वोट तो मैं पूरा जो स्काई मेंशन अलायंस है उसको तबाह कर डालूंगा। फिर फॉयान भी यही कहता है कि अगर मैं भी आज वोट जीत गया ना मैं ही पूरे हुन क्लैन को खत्म कर डालूंगा। जो हुंटी आंटी होते हैं अपना हाथ फिर से हिलाता है और जो आसमान में बहुत सारे बादल जमा होने लग जाते हैं, उनसे ना जो खून की बारिश होने लग जाती है और वो बारिश ना तेजी से जमीन पे गिरी होती है और इस बारिश का एक कतरा भी किसी आम डॉशियंग लेवल की वॉरियर को लग भी गया और जो डॉशियंग लेवल के पीक का वॉरियर भी है ना वो भी फौरन से मारा जाएगा। और ये अगर बारिश का कतरा किसी दाऊदी लेवल के वॉलर को भी लग गया उसको भी थोड़ा बहुत जख्मी कर डालेगा। मैं देखकर फायर भी अपने हाथ को हिलाता है और जो फ्लेम्स होती है ना उनका एक बहुत ही बड़ा स्टैचू बन जाता है और वो फ्लेम्स ना फौरन से ना उन बारिश को अपने एक ही हाथ से तबाह कर डालती है। ये देखकर जो हुंटी आंटी होता है वो फिर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि फायर ये मत सोच के तू दाऊदी पे आ गया तो मुझे हरा सकता है। इसका फायर कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपना हाथ ना हवा में जोर से हिलाता है और जो उसके हाथ से जो वेव निकलती है ना और जितने भी बादल होते हैं ब्लडी कलर के आसमान पे उन सबको हटा डालती है और बहुत सारी सूरज की रोशनी जमीन पे आने लग जाती है। जैसे ही लोग सूरज की रोशनी महसूस करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आधे साल से ना अर्थ पे सूरज की रोशनी आई नहीं होती इन ब्लडी बादलों की वजह से। फिर जो हुंटी आंटी होता है वो आसमान में चला जाता है और जितनी भी जो ब्लडी दो की होती है अपनी जमा करने लग जाता है और एक बहुत ही बड़ा अपना स्टैचू बना लेता है जो कई हजारों फीट ऊंचा और बड़ा होता है। फिर हुंटी आंटी कहते हैं मैं आप देखना चाहता हूँ मेरी ब्लडी दाऊदी बॉडी कितनी ज्यादा ताकतवर है। ये देखकर वाहन पे मुस्कुराने लग जाता है और वो अपना जैसे ही हाथ हिलाता है उसके हाथ के इर्द गिर्द में रेड कलर की एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम आ जाती है
और वो फ्लेम को जैसे ही आसमान की तरफ करता है वो फ्लेम तेजी से आसमान पर जाती है और फायन के पीछे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो फायन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ये देखकर जो हुंटी आंटी कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास फ्लेम दी की बॉडी है, तो आज देखते हैं कि मेरी ब्लडी बॉडी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी फ्लेम दी बॉडी ज्यादा पावरफुल है। और वो तेजी से ना फायन की तरफ अटैक कर देता है। ये देखकर फायन भी अपने ड्रैगन को इशारा करता है और वो तेजी से रोल करता हुआ हुंटी आंटी की बॉडी की तरफ बढ़ जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है वहां पर। और वो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जितना भी सेंटर प्लेन होता है सारा तबाह होने लग जाता है। तो जितने भी पहाड़ होते हैं सारे मिट्टी के अंदर बदल जाते हैं। जैसे ही फायर ये देखता है वो उसी वक्त अपना हाथ हिलाता है और जो गुयान और उसके क्लैन के जितने भी लोग होते हैं उन पर एक फ्लेम का बैरियर चढ़ जाता है। फिर उन लोगों को कुछ भी नहीं होता और वो जो हुंटी आंटी और फायर है वो भी एक दो कदम पीछे हो जाते हैं। जैसे वो पीछे होते हैं जो उनके कदम होते हैं ना उनके कदमों से स्पेस क्रैक कर जाता है इर्द गिर्द का सारा। तब गुईवान देखते हैं कि फायर और हुंटी आंटी की मौजूदगी से ना पूरा डॉक्यू कॉन्टिनेंट काम रहता है। वो कहता है कि अगर इन दोनों की फाइट और ये दोनों में अगर ज्यादा देर तक डॉक्यू कॉन्टिनेंट में रहे ना तो पूरा डॉक्यू कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि पूरी अर्थ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम उनकी पावर से पूरी दुनिया काम पर होती है। और गुईवान कहते हैं ये तो अगर चलते भी है तो स्पेस क्रैक कर रहे हैं, इनकी पावर पता नहीं किस लेवल पे इस टाइम पहुंच चुकी है। फिर जब गुईवान आसमान पे देखते हैं तो वहां पर वोयान और हुंटी आंटी खड़े होते हैं। वोयान इस टाइम बिल्कुल सही सलामत और सीधा खड़ा होता है। जो हुंटी आंटी होता है ना उसकी फाइट से खून निकल रहा होता है मुंह से, पर वो समझ जाता है कि जो वोयान है ना उसका हाथ अभी लड़ाई में ऊपर है, क्योंकि जो हुंटी आंटी होता है उसने जो अपनी पावर बढ़ाई होती है एक पील के जरिए, यानी जबरदस्ती अपनी पावर बढ़ाई होती है। और जो वोयान है उसने इनहेरिटेंस के जरिए अपनी पावर बढ़ाई है, यानी ये उसकी अपनी ही पावर है। और जो गुईवान की वो पील के जरिए आई हुई पावर है। इस वजह से इनकी पावर में कुछ तो डिफरेंस होगा ही सही ना। फिर हम लोग जो हुंटी आंटी को देखते हैं जो उसकी ब्लडी दाऊदी बॉडी होती है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। यह देखकर फायन कहता है कि लगता है कि तेरी ब्लडी दाऊदी बॉडी ना मेरी फ्लेम दी बॉडी का आगे कुछ भी नहीं है और लगता है कि तेरी पावर भी बहुत सी एग्जॉस्ट हो रही है हल्का करके। यह देखकर हुंटी आंटी को थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने जो अपनी बॉडी बनाई थी एक पील के जरिए बनाई थी, लेकिन जो फायन ने अपनी जो बॉडी बनाई है दाऊदी बॉडी एक बहुत सारी हैविंग फ्लेम्स को मिक्स करके अपनी बॉडी बनाई है, तो उसकी बॉडी जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा पावरफुल होगी। फिर वो गुस्से में बोलता है कि तुझे ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, मैं इस हथियार को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था मगर अब मैं तेरे पे ये हथियार भी इस्तेमाल करूंगा और मैं पूरा फ्रंटल प्लेन ना तुझे दफनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब फिर जो हुंटी आंटी होता है ना अपना हाथ ऊपर करता है और अपने हाथ में ना बहुत सारे ना ब्लड वेसल्स को जमा करने लग जाता है। जो पूरा फ्रंटल प्लेन होता है उसके अंदर से एग्जॉस्ट हो रहा होता है, जिससे ना पूरे फ्रंटल प्लेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही होती है और पूरा फ्रंटल प्लेन जगह जगह से तबाह होने लग जाता है। फिर जो हुंटी आंटी होता है वो फौरन कहता है कि आज तू नहीं बचने वाला, जो मैं एरे बना रहा हूँ ना इसको हमारे पहले दाऊदी ने बनाया था, जो हमारे क्लैन में फर्स्ट दाऊदी आया था। और कहते हैं कि हम इसको कहते हैं फ्लोटर दिया है, ये ना एक इलाइट दाऊदी को भी मार सकता है, तो आज तो तेरा मरना यहाँ पर पक्का है। यह देखकर फौरन कुछ भी नहीं बोलता और हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि ये तेरी फॉर्मेशन मुझे बहुत ही ज्यादा काम की लग रही है और तो वाकई में हुंटी आंटी होने के काबिल भी है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि हुन क्लैन वाले हर वक्त ना बहुत सारे लोगों की स्पिरिट्स क्यों कलेक्ट करते रहते हैं। तो आज यही बात है, जो वो लोग ना हर रोज बहुत से लोगों की स्पिरिट कलेक्ट करते हैं, तो वो इसी दिन के लिए कर रहे थे। इस फॉर्मेशन को चलाने के लिए कई करोड़ों और लाखों लोगों की स्पिरिट चाहिए होती है। और हुंटी आंटी भी यही कहते हैं कि मैंने इस फॉर्मेशन को इसलिए आज बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई हजारों सालों से कई सारे लोगों की हमने स्पिरिट्स ली है, इसलिए हम कई सारे लोगों को मारते हैं और उनकी स्पिरिट्स उनके अंदर से निकाल के इस फॉर्मेशन बाद में ऐड करके तुझे मार दूंगा फौयान। लेकिन ये जो फॉर्मेशन होती है अभी भी हुंटी आंटी से ना सही से स्टेबल नहीं होती। और फिर हुंटी आंटी ना अपने क्लैन के बंदों की तरफ देख कर कहते हैं जल्दी करो तुम लोग अपना सेक्रीफाइस कर दो और अपनी जो स्पिरिट है वो मुझे दे दो। ये उनको उसके क्लैन के जितने भी एल्डर और बंदे होते हैं पहले तो अपना दांत दबाने लग जाते हैं, फिर वो भी अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर देते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे उनके अंदर से उनकी स्पिरिट निकलती है तो उनकी बॉडी भी डस्ट में बदल जाती है। और फिर हुंटी आंटी फौयान की तरफ देख कर कहते हैं अब तू भी तैयार हो जा बेटा मरने के लिए। फिर हमारा फिर ना गुईवान पर शिफ्ट होता है जो कहता है कि दी ब्लड ब्लेड आज भी यानी है, यानी जो लेजेंड्स में लिखा होता है वो सच था कि ये दी ब्लड ब्लेड वाकई में एक इलाइट दाऊदी को मारने के काबिल है। और कहते हैं कि मैं आज इसको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और वो गुस्से में आके अपने मुक्के को दबाने लग जाता है, उसको लगता है कि आज फौयान पक्का इधर मारने वाला है। फिर हमारा फिर ना फौयान पर शिफ्ट होता है जो हल्का सा मुस्कुराता है और तेजी से आसमान की और ऊंचाई पे चला जाता है। फिर फौयान के ऊपर ना एक फॉर्मेशन बनने लग जाती है और फौयान उस फॉर्मेशन के बीच में आके खड़ा हो जाता है। और फिर फौयान के माथे के ऊपर फिर ना 23 तरह की ना लाइट्स निकलती है जो पूरे डॉक्यू कॉन्टिनेंट में लाइट की स्पीड से फैल जाती है। फिर फौयान आसमान में जाता है और कहता है कि मैं फौयान तमाम फ्लेम्स का गॉड सब फ्लेम्स को आज ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर फौयान ऊंची आवाज से कहते हैं कि 23rd रैंक की फ्लेम अपनी पोजीशन पे हो। जैसे ही फौयान की आवाज पूरे सेंटर प्लेन में घूमती है, सेंटर प्लेन के कई हजारों किलोमीटर दूर एक वोल्केनो ब्लास्ट कर जाता है और उधर से ही 23rd रैंक की फ्लेम बाहर निकल के सीधा फौयान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है।
और पिलर के अंदर अपनी पोजीशन ले लेती है। ऐसे कर करके वॉयन 22 और 21 हैविंग फ्लेम को ही बाहर बुला लेता है और वो भी कई हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके सीधा वॉयन के पीछे आकर उस पिलर के ऊपर खड़ी हो जाती है अपनी अपनी पोजीशन पे। और फिर वॉयन 19 रैंक की फ्लेम को कहता है बाहर आओ, वो भी वॉयन के अंदर से बाहर आके सीधा पिलर पे अपनी पोजीशन पे आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे कर करके ना वॉयन सारी फ्लेम्स को अपनी अपनी पोजीशन पे बुला लेता है। फिर वॉयन बोलता है 7th रैंक की फ्लेम एंड 59 फ्लेम तुम भी अपनी पोजीशन पे हो। जैसे ही आवाज वॉयन की सेंटर प्लेन में घूमते जो यॉ क्लैन का एक बंदा होता है उसके अंदर ये फ्लेम होती है और उसी की बॉडी के अंदर से फ्लेम तेजी से निकलकर सीधा वॉयन के पीछे अपने पिलर पे पोजीशन पे आ जाती है। और यॉ क्लैन का बंदा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है क्योंकि वो फ्लेम पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता और जितनी भी हैविंग फ्लेम होती है सारी वॉयन से इतना ज्यादा डर रही होती है और उसको रिस्पेक्ट दे रही होती है बहुत ही ज्यादा। इस टाइम वॉयन फ्लेम दी होता है और सारी हैविंग फ्लेम्स को उसको ऑर्डर मानना पड़ रहा होता है और बाद में जितनी भी फ्लेम्स होंगी सब वॉयन को ऑर्डर सुनेंगी। सब चाहे वो अपने ओनर्स की भी अंदर है वो अपने ओनर्स के अंदर से ही बाहर निकल के सीधा वॉयन के पीछे आ जाया करेंगी। ऐसे ही करते करते वॉयन अपनी 3rd रैंक की फ्लेम को ही बाहर बुला लेते हैं। जो लिटिल जी होता है वो भी वॉयन के अंदर से निकलती है और पिलर पे अपनी पोजीशन पे जाकर खड़ी हो जाती है पीछे। जाफी हुंटी आंटी ये सीन देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वॉयन हुंटी आंटी की तरफ देखकर कहता है कि 2nd रैंक फ्लेम नील डिवोरिंग फ्लेम अपनी पोजीशन पे हो। जैसे ये बात वॉयन की पूरे सेंटर प्लेन में फैलती है उस वक्त जो हुंटी आंटी की बॉडी होती है वो भी फोर्स और हिलने लग जाती है और हुंटी आंटी को पता लग जाता है जो नील डिवोरिंग फ्लेम है वो उसके अंदर से बहुत ही तेजी से निकलने की कोशिश कर रही है और वो उसको दबाने की पूरी कोशिश करता है मगर वो नहीं दबा पा रहा होता। जैसे ही वॉयन ये देखता है फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम इतने खबीस तो हो कि तुमने अपने पार्टनर फ्लेम को खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया है। यह देखकर जो हुंटी आंटी होता है वो गुस्से से वॉयन को देखने लग जाता है और वो सोचता है कि अगर इसको सारी हैविंग फ्लेम्स मिल गई तो इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। फिर वॉयन एक और दफा ऊंची आवाज से बोलता है नील डिवोरिंग फ्लेम तुम मुझे और कितना इंतजार करवाने वाले हो। जैसे ही आवाज फिर हुंटी आंटी के कानों तक जाती है उसी वक्त हुंटी आंटी की बॉडी ब्लास्ट करके फ्लेम बाहर निकल आती है और हुंटी आंटी के मुंह से हल्का सा खून भी निकलता है और वो फ्लेम वॉयन के आगे तेजी से झुक जाती है अपना ह्यूमन फिगर लेकर और वो कहते हैं कि फ्लेम दी मुझे मेरी देर से आने के लिए माफ कर देना और वो तेजी से जाकर अपनी पोजीशन ले लेती है। और जैसे 22 टाइप्स की फ्लेम एक जगह इकट्ठी होती है वहां पर एशियंट रूलर बना हुआ आ जाता है। जैसे ये लोग देखते कहते हैं ये क्या ये तो एशियंट हेवन रूलर है और कहते हैं कई हजार साल पहले बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने इंटूशिएशन गॉड को इसको इस्तेमाल करते हुए देखा था। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही हुंटी आंटी ये देखते वो अपने बच्चे और क्लैन के लोगों को कहते जल्दी करो और अपना पूरा सैक्रिफाइस कर दो ताकि वो अपनी ब्लड फोर्ड को और ज्यादा पावर दे सके। ये देखकर जो उसके क्लैन के लोग होते हैं वो हिचकिचाने लगते हैं और हल्का हल्का करके पीछे हटने लगते हैं। और जैसे ही हुंटी आंटी ये सीन देखते हैं और वो कहते हैं तुम लोग सब गद्दार हो और वो उसी वक्त अपना हाथ हिला के अपने क्लैन के जितने भी बच्चे और बंदे होते हैं सबको मार देता है और उनका सारा ब्लड ना फोर्ड ब्लड के अंदर एक्सोप करने लग जाता है। जैसे उसके थोड़े बहुत क्लैन के लोग ये देखते हैं फिर वो डर जाते हैं बहुत ही ज्यादा। जैसे फियफीन देखता है वो कहता है कि तुम एक बीफ्टी हो क्योंकि तुम अपने क्लैन के बंदों को खुद ही मार रहे हो। तो हुंटी आंटी कहता है कि जो विनर होगा वही सब कुछ ले जाएगा और जो हारेगा वो सब कुछ खो जाएगा और पागलों की तरफ वो से फिर हंसने लग जाता है। फिर जो हुंटी आंटी होता है वो ना अपनी ब्लडी फोर्स से वॉयन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वॉयन देखता है वो अपने हाथ में ना वो फ्लेम रूलर अपने हाथ में बुलवा लेता है और उसी फ्लेम रूलर से एक फ्लैश अटैक बना के सीधा हुंटी आंटी की तरफ कर देता है। और वॉयन का जो फ्लेम रूलर का जो फ्लैश होता है वो हुंटी आंटी की ब्लडी फोर्ड होती है उसको पूरी तरह तोड़ देता है और दोनों की पावर की वजह से दोनों उड़ के पीछे जाते हैं। लेकिन जो हुंटी आंटी होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है और वॉयन के मुंह से बड़ा सा खून निकलता है और वॉयन उस खून को साफ कर देता है। फिर हुंटी आंटी बोलते कि अगर आज तुम मुझे हरा भी दो लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे और मैं वापस आके तुमसे बदला भी लूंगा। ये उनके वॉयन मुस्कुराने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम आज से यहाँ से जिंदा बच के निकल जाओगे। और फिर जो वॉयन होता है वो अपनी रूलर को हवा में उठाता है और उसके अंदर सारी फ्लेम्स निकल के सीधा वॉयन की बॉडी के अंदर वापस आने लग जाती है। और फिर हुंटी आंटी देखते जो वॉयन की जो बॉडी होती है वो हल्का हल्का करके फ्लेम से ग्लो होने लग जाती है और हर तरह की फ्लेम वॉयन गिर्द गिर्द घूमने लग जाती है। और फिर हुंटी आंटी कहते हैं क्या तुम मुझे मारने की खातिर अपनी दादी बॉडी को तबाह करने जा रहे हो। अगर तुम्हें इसको बनाते हुए कई हजारों साल लग जाएंगे दोबारा और हो सकता है तुम इसको ना ही बना पाओ। फिर वॉयन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद पूरा सेंट्रल प्लेन में शांति आ जाएगी और कोई भी लड़ाई और कोई भी वॉर नहीं होगी यहाँ पर। और फिर वॉयन कहता है कि आज मैं अपनी दादी बॉडी को तबाह करके तुम्हारे ऊपर एक फील्ड चढ़ा दूंगा जिससे तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे और कुछ ही अर्से में तुम रिफाइन हो जाओगे इसके अंदर ही। और जितनी भी 23 तरह की फ्लेम्स होती है आपस में मिलकर एक पिलर बना रही होती है और वॉयन की बॉडी भी गायब होकर फ्लेम्स में बदल जाती है और एक बहुत ही बड़ा पिलर बन जाता है आगे। और जैसे हुंटी आंटी ये देखता है और कहता है कि मेरे हुन क्लैन और मैंने कई हजारों सालों से इस दिन के लिए कोशिश किया है और आज मैं ये नहीं मान सकता कि मैं तुम जैसे एक छोटे लड़कों के हाथों मरने वाला हूँ। मैं आज ये नहीं मानूंगा किसी सूरत में। और उसी वो पिलर हुंटी आंटी को अपने अंदर खींच लेता है और जैसे इर्द गिर्द के खड़े लोग देखते हैं कि वॉयन की जो बॉडी हल्का करके फ्लेम्स में गायब हो रही है तो वो सारे लोग ना रोने लग जाते हैं। तो बहुत से लोग अपने घुटनों के बल आकर वॉयन को रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं।
और जो हुंटी आंटी की जो शोर की आवाज होती है वो भी हल्का हल्का करके गायब होने लग जाती है। और सारे लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जितनी भी फ्लेम्स होती है ना वो सारे मिलकर एक पिलर के अंदर चली जाती है और एक बहुत बड़ा पिलर होता है जिसमें हुंटी आंटी को सील कर दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही सारे लोग आसमान पे देखते कोई भी फ्लेम नजर नहीं आ रही होती और एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा होता है आसमान पे। जैसे ही हुंटी आंटी को सारे लोग मरते हुए देखते सब लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं और गुइवान के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ये फिन क्वीन मिडुफा और वुनेर देखते हैं वो तेजी से आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं और वो उसी जगह पिलर पे जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर वोयान खड़ा हुआ था। और जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो वो दोनों फोर से रोने लग जाते हैं और वोयान का ऊंची ऊंची आवाज से नाम बुलाने लग जाते हैं। लेकिन अचानक फिर पीछे से बिल्कुल कमजोर से खांसने की आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते तो वहां पर ना एक इल्यूजनरी फिगर खड़ा होता है। जैसे आज से कई सालों पहले ना मास्टर खड़े हुआ करते थे, जैसे मास्टर की एक इल्यूजन बॉडी थी वैसे ही वोयान की भी एक इल्यूजन बॉडी हो जाती है। तो कोई मुड़फा ने जैसे ही ये देखते हैं तेजी से ना वोयान की जो इल्यूजन बॉडी उसके साथ जाकर चिपक जाते हैं और फोर से रोने लग जाते हैं। ये देखकर वोयान कोई मुड़फा और वुनेर के सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं, ये तो मेरी सिर्फ एक बॉडी डिस्ट्रॉय है, मैं कुछ ही सालों में अपनी एक नई बॉडी बना लूंगा। और वो दोनों रोते रोते एक ही अल्फाज बोल रहे होते कि अगली बार जाके हीरो मत बनना। वोयान को समझ ही नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है क्योंकि दोनों रोकर एक ही आवाज ही बोल रहे होते हैं और दोनों की आवाज आपस में मिक्स हो रही होती है। फिर वोयान उनके सर पे प्यार करते हुए कहता है कि अगर मैं ये ना करता तो मैं तुम लोगों को देखने के काबिल भी ना होता। और वोयान मुस्कुराते हुए कहता है आखिरकार ये सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। और फिर वोयान उस पिलर के ऊपर खड़े होकर तो अपने दिल में सोचते हैं कि इस पिलर के अंदर एक दाऊदी लेवल की वॉरियर की फोल कैद है और ये कुछ ही सालों में रिफाइन हो जाएगी। और हर तरफ वोयान की मारे की आवाजें आ रही होती है, कोई वोयान को फ्लेम दी बुला रहा होता है और कोई वोयान को फ्लेम गॉड। हर तरफ सिर्फ वोयान और वोयान के नाम की आवाजें हो रही होती है और वोयान उन्हीं दोनों लड़कियों के कंधे पे सर रखकर वहीं पर ही सो जाता है थोड़ी देर के लिए और अपने दिल में ही सोचता है कि इनफिफ्टर 5 आप जो चीफ बनना चाहते थे आज मैं वो चीफ बन चुका हूँ और मैंने अब आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि क्वीन मिडुफा और वोयान और वुनेर की शादी हो रही होती है और इस टाइम पूरे फ्रंटर प्लेन ना खुशियां मना रहा होता है उनकी शादी की। तो इस टाइम ना पूरे फ्रंटर प्लेन में सिर्फ फ्लेम दी का ही नाम होता है और इस टाइम वोयान के बारे में कोई भी नहीं जानता क्योंकि कुछ ही साल बाद में वोयान पूरी तरह गायब हो चुका होता है प्लेन पे और आम लोगों को ना वोयान की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी नहीं पता और वोयान एक आम बंदे की तरह ना वो टाइम सिटी के अंदर रहने के लिए वापस चला जाता है। और जो फॉ क्लैन होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, पूरे एशियन क्लैन में भी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और सबको लीड कर रहा होता है। और जो वोयान की जो दाऊदी ब्लड लाइन होती है उससे ना उसके पूरे एशियन क्लैन को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उन सब के लेवल अपग्रेड होकर 2 शेंग लेवल पर आ जाते हैं और जो उसकी बेटी होती है उसको तो हाथ से ज्यादा ही फायदा हो जाता है क्योंकि जो तफाजा होती है इतनी छोटी उम्र से 2 शेंग 8 स्टार पर आ जाती है। और ये देखकर निंग यान और ही जान जो 2 एशियन क्लैन के लीडर होते हैं उनका तो दिमाग ही हिल जाता है क्योंकि उनको पूरी जिंदगी लग गई है 2 शेंग 8 स्टार पे आते हुए और ये कल की आई हुई बच्ची अपने बाप की ब्लड लाइन के जरिए एक दिन में ही 2 शेंग की 8 स्टार पे पहुंच चुकी है। और जो वोयान होता है वो ना पूरा जितना भी अलायन फुतफ का सारा काम ना मास्टर के सर पे डाल देता है और खुद भाग जाता है वहां से। ये देखकर मास्टर मुस्कुराते मगर मान जाते क्योंकि उनको पता होता है कि वोयान कई सालों से मेहनत कर रहा है और इसने एक दफा भी रेस्ट नहीं किया और वो वोयान को उसकी लाइफ एंजॉय करने देते हैं। फिर हमारा सीन ना अगली बात पे शिफ्ट होता है जब ना वोयान ना अपनी अकेडमी में जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है और उसमें ना उसको ना वो ली यान नाम का बंदा भी मिलता है और वो वोयान कहता है कि तुम तो आजकल बड़े मसरूफ रहने लगे हो और हल्का सा जाके वोयान की चेस्ट पे पंच मारता है और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद ही मुस्कुराता है, कहता है ये देखो मैंने तो फ्लेम दी को पंच मार दिया आज। और सारे उसकी इस बात पे हंसने लग जाते हैं जोर से। और फिर हमारा सीन ना फ्लावर फैक्ट पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की पहाड़ पर खड़ी होती है। इस वक्त ना इसको बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े क्लैंस के लीडर ने इसको शादी के लिए ऑफर की थी मगर इसने सबको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि अब भी इसके दिल में वही वोयान ही होता है और ये अब भी उसको जरा भी नहीं भूल पा रही होती। और फिर पीछे से हमें नाना यूनियन को दिखाया जाता है जो ना यूनियन के पास आती है। यूनियन पीछे घूमकर नाना यूनियन को मुस्कुरा कर देखने लग जाती है। फिर नाना यूनियन बताती है कि ना मुझे ना वोयान का लेटर है जो आपके लिए है। जैसे ये बात यूनियन सुनती है वो तेजी से नाना यूनियन के पास जाती है और उसको हाथ से वो लेटर ले लेती है और उसको पढ़ने लग जाती है और अपने चेहरे पे हाथ रख के बहुत ही जोर से मुस्कुराने लग जाती है और खुशी उसकी आंखों पे दिख रही होती है। यहाँ तक कि वो इतनी खुश होती है कि उसको खुशी के आंसू भी आने लग जाते हैं। ये बात देखकर नाना यूनियन से पूछते हैं कि क्या हुआ। यूनियन कहती है कि उसने ना मुझे जामा एम्पायर बुलाया। ये सुनकर नाना यूनियन हैरान हो जाती है और फिर यूनियन पूरी बात बताती है, कहते हैं उसने मुझे जामा एम्पायर के मैजिकल बीफ माउंटेन पे बुलाया जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और मैं जहाँ पर शर्माने लग जाती है बहुत ही ज्यादा। तो अब आप समझ ही जाओ वोयान ने यूनियन को किस काम के उस माउंटेन पर बुलाया है क्योंकि अगर नावल के बकौल देखा जाए तो जब वोयान और यूनियन अलहदा होने वाले होते हैं ना जामा एम्पायर से पहली बार तो यूनियन वोयान के साथ 3 रातें सोती है कम से कम। और फिर यूनियन बहुत ही ज्यादा खुश होकर जामा एम्पायर की तरफ देखने लग जाती है
फिर हमारा सीन ना जामा एम्पायर में क्यूनशियान टाउन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ी लाइन लगी पड़ी होती है और वहाँ पे ना बंदे ना अपना इलाज करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास आए होते हैं और वहाँ पर एक वाइट बार वाली लड़की सबका इलाज कर रही होते हैं और वो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है और इस लाइन को डूहान लेवल का वॉरियर भी नहीं तोड़ता। और फिर ब्लैक कपड़े पे बंदा आता है तेजी से उस लाइन को क्रॉस करके सामने जाकर उस वाइट बार वाली लड़की की जो चेयर होती है उसकी पीछे वाली चेयर पे बैठ जाता है जाकर। जो वाइट बालों वाली लड़की होती है वो इस टाइम अपनी मेडिसिन अरेंज करके रख रही होती है और उसको नहीं पता होता उसके पीछे कौन है और वो कहती है कि जाओ लाइन में लग जाओ। यह बात सुन के जो फायर होता है वो बोल पड़ता है, कहते हैं क्या हमारे पुराने रिलेशनशिप के होते हुए तुम मुझे लाइन को नहीं तोड़ने दोगी। ये आवाज जैसे उस लड़की कानों में पड़ती है और मुस्कुराकर पीछे देखने लग जाती है। फिर फायर उसको कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अकेली रहोगी तो तुम फिर अकेली नहीं पड़ जाओगी। और फिर लीडर फायर डॉक्टर बहुत ही कहते हैं क्योंकि तुम मुझे वहाँ पर कंपनी नहीं दे पा रहे थे ना, इस वजह से मैं खुद ही यहाँ पर आ गई हूँ। जैसे लीडर फायर डॉक्टर की बात ही पीछे खड़े हुए लोग सुनते हैं तो उनकी तो पैरों के नीचे जमीन ही खिसक जाती है। फिर फायर लीडर फायर डॉक्टर के सामने आता है उसका हाथ पकड़ कहते हैं तो फिर चलो मेरे साथ वापस वूटान सिटी में, फिर मैं तुम्हें कंपनी भी दूंगा इस बार पूरी तरह। यह बात सुनकर लीडर फायर डॉक्टर चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वो जोर से शर्माने लग जाती है और मुंह उधर कर लेती है हल्का सा। और फिर हमारा सीन एक ऑप्शन ऑफ पे शिफ्ट होता है जहाँ पर ना याफी खड़े होकर एक लो लेवल की टेक्निक को बेच रही होती है। लेकिन बैटिंग शुरू होने से पहले एक ब्लैक कपड़ों में एक बंदा खड़ा होता है पीछे से जो बेट लगा देते हैं और कहते हैं कि ये 3 अरब की मैं खरीदता हूँ और आगे बोलते 3 अरब और साथ में एक खूबसूरत लड़का भी, या तो आप इस टेक्निक को मुझे बेचोगी। ये सुनकर याफी मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ उस लड़के को ही चाहती हूँ और किसी को नहीं। ये सुनकर जोयान भी मुस्कुराने लग जाता है और याफी और जोयान एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर हमारा फिर ना वुटान सिटी के एक घर पे शिफ्ट होता है जिसमें जोयान और उसकी जितनी भी वाइफ होती है ये घर उनका होता है और इसमें ना जोयान के साथ इस वक्त वुनर बैठे होते हैं जिसकी गोद में ना जोयान का सर होता है और वो जोयान को ना सेब काट काट के उसके मुंह में डाल के उसको खिला रही होती है। और फिर जोयान ना वुनर की जो गाल होती है उस पर जोर से चुटकी डाल के उसको खींचता है हल्का सा और वुनर हल्का सा आह की आवाज निकालती है और कहती है कि तुम देख नहीं रहे हमारा जो बेटा वो सामने खड़ा होकर खेल रहा है, अगर वो देख ले तो क्या होगा। बात सुन के फरहान कहता है अगर वो देखता है देख ले तो वैसे भी अब हम लोग बूढ़े कपल हो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो उसका बेटा है फरहान के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी माँ को फिर से तंग करो। अब मैं ये बात जाके कालिन माँ को बताने वाला हूँ और कालिन माँ का आपको तो पता है। फिर ये बात सुन के जो फरहान होता है वो थोड़ा बहुत कांप जाता है और वो गुस्से में कहता है कि अच्छा तो तू अपने बाप को धमकी देगा और अपने हाथ को हल्का सा हिलाता है जिसकी लहर से ही जो उसका बेटा होता है वो पीछे जाने लग जाता है। लेकिन उसका बेटा उसके ऊपर एक अटैक कर देता है उस लहर के ऊपर, मगर वो फिर भी नहीं रोक पाता और वो हल्का सा उड़ के पीछे चला जाता है। जैसे ये फिल्म फुनर देखते हैं उसका चेहरा गुस्से में आ जाता है और वो फौरन को घूर के बराफ होने लग जाती है। ये देखकर फौरन मुस्कुराने लग जाता है और वो आसमान की तरफ देख के कहता है कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कोई चीज मुझे बुला रही है अपनी तरफ। ये बात सुन के फुनर कहते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है। फौरन कहते हैं मुझे नहीं पता मगर ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एहसास है और ये दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है और ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो दाऊदी लेवल के वॉरियर्स हैं वही महसूस कर सकते हैं। फिर हमारा फीनफ का लाइफ के ना हेडक्वार्टर पे शिफ्ट होता है जहाँ पर ना फोयन विया के फादर मास्टर और ना गूजवान के साथ बैठा होता है। लेकिन फिर अचानक से ना उनको ना एक स्पेस की फटने की आवाज आती है और वो लोग जब बाहर देखते तो जब वो लोग बाहर देखते तो आसमान ना स्पेस फट के खुल जाते हैं एक जगह से, क्योंकि जो विया का फादर और जो गूजवान है वो तो उधर नहीं जा सकते, यानी उनको पावर तो है उधर जाने की मगर वो खतरा लग रहा होता है बहुत ज्यादा। ये दक्कन फौरन उड़ के वहां पर चला जाता है और उसको ना अंदर से ना ओरिजिन क्यू की पावर महसूस होती है। ये दक्कन फौरन मुस्कुराने लग जाता है और कहते हैं कि अब एंडी एक और नई शुरुआत होने वाली है और यहीं पर BTTH का एंड हो जाता है। अगर आप अगेंस्ट द गॉड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो फिर मैं कल उसको भी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा और उसकी एपिसोड भी सुबह 6 बजे तक आ ही जाएगी। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।